हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर और सीए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी। ये वीडियो आपका लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 कह लीजिए या वीडियो नंबर 4 कह लीजिए। इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं सीए फाइनल, एससीएम, पीई, ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, सारे के सारे मॉडल्स जो भी इंपॉर्टेंट है सारे कवर कर रहे हैं इसके अंदर। तो 3 वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर डल चुकी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर डल चुकी हैं। तो अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जाकर भी पहले देख लीजिए, और जो स्टूडेंट वो 3 वीडियोस पहले से देख चुके हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो नंबर 4 को देखना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर मॉडल के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है, तभी वो मॉडल बनता है। और उस मॉडल का एडवांटेज हमें लेना है बिजनेस के अंदर, बिजनेस में उसे इंप्लीमेंट करना है, अपनी रेगुलर लाइफ में उसे इंप्लीमेंट करना है और उसके बेनिफिट को निचोड़ देना है नींबू की तरह। अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी इन मॉडल्स को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो सीए फाइनल, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसको कि हम कॉस्टिंग न्यू सिलेबस के नाम से भी जानते हैं। स्टडी मैट खोल लीजिए आईसीए वाला, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 2, मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट। मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही कहानी की तरह, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, छोटे छोटे एग्जाम्पल से लिंक करके आपको सारे मॉडल्स सिर्फ समझाऊंगा नहीं, फील करवा दूंगा। आप फील करोगे यार इतना आसान था ये मॉडल, आपको उसके बेनिफिट्स फील होंगे, आपको लगेगा हाँ यार बात में तो दम है। चैप्टर नंबर 2, हेडिंग क्या है चैप्टर की? मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट। तो पहले उसके ऊपर बात करते हैं। आज का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो टोटली चेंज हो गया है 20 साल पहले के बिजनेस इन्वायरमेंट से। आज के 20 साल पहले हमारी जो मार्केट थी वो प्राइस सेंसिटिव थी, यानी कि कस्टमर उन चीजों को खरीदना पसंद करता था जो सस्ती मिलती है। वो डायलॉग है ना वो कि दादा खरीदे पोता बढ़ते, आपने सुना होगा, दादा खरीदे और पोता बढ़ते। तो वो डायलॉग कहां से आया? वो डायलॉग 20 साल पहले आया था कि दादा खरीदे और पोता बढ़ते। मतलब एक ऐसी चीज खरीदो कम रेट पर कि दादा ने खरीदी आज और उसका पोता बढ़ता रहे, इस्तेमाल करता रहे, मतलब दादाजी का बेटा, बेटा का बेटा, यानी कि 3 जनरेशन तक उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते थे, यानी कम कॉस्ट पर एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदो, दादा खरीदे पोता बढ़ते। लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज की करंट मार्केट की अगर बात करूं, करंट बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर बात करूं, मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर बात करूं, तो आज का कस्टमर हो गया है क्वालिटी सेंसिटिव। उसका रीजन है कि ओवर ए पीरियड सभी की इनकम्स में इजाफा हुआ है, इनकम्स में बढ़ोतरी हुई है, और इनकम बढ़ने पर हर व्यक्ति अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देता है। यह एक नॉर्मल टेंडेंसी है। जो पहले फैन में सोया करता था वो कूलर में सोता है, जो कूलर में सोया करता था उसने एसी लगा लिया। तो ये क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंसान अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पिछले 25-30 सालों के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, जिसके कारण से कस्टमर क्वालिटी सेंसिटिव हो गया है। अब वो प्राइस पर कम ध्यान देता है, क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हम क्वालिटी 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 इसी की बात करने वाले हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें किसके ऊपर फोकस है? क्वालिटी के ऊपर। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि इस चैप्टर के अंदर क्वालिटी के ऊपर इतना फोकस क्यों किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आ जाइए आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, पेज नंबर 2.3। बाकी स्टडी मैट में बहुत कुछ दिया है, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, एक बार गो थ्रू तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बता दूंगा आप फील करोगे, आपको लगेगा कि यार बात में दम है। आपको लगेगा कि जिस व्यक्ति ने इस मॉडल को लिखा उसकी पूजा करनी चाहिए, आपको दिल से उसको थैंक यू बोलने का मन करेगा। हालांकि ये लिखने लिखाने वाला कल्चर इंडिया में तो अभी है ही नहीं, ये कल्चर है बाहर का। बाहर के लोग अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं, अपनी सोच को शेयर करते हैं कि मैं ऐसे सोचता हूं, मैं कोई भी डिसीजन ऐसे लेता हूं। लेकिन ये वाला कल्चर हमारे इंडिया में अभी तक नहीं है। अगर कोई रेस्टोरेंट का मालिक कोई नई डिश बना लेता है ना, तो उसके फॉर्मूले को छुपा के रखता है, अपने बच्चों को बताता है, बस अपनी वाइफ को बता देगा, अपनी मदर को बता देगा, अपने फादर को बता देगा, लेकिन बाहर किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताएगा। उसे डर है कि फॉर्मूला चुरा ना ले। होना भी चाहिए, बट अगर थोड़ी सी सावधानी लेकर उस फॉर्मूले के ऊपर पेटेंट लेकर
अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट को आप बड़े स्केल पर लॉन्च करो तो प्रॉफिट हो सकता है। एग्जाम्पल है मैगी। मैगी तो आपने खाई होगी। जब दोस्तों के संग नाइट में पढ़ने की बात आती है तो मैगी की याद आती है, याद आती है। तो वही है ये। तो अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, पेज नंबर 2.3। यहां पर मैं पहले एक नाम लिखूंगा और ये नाम है मिस्टर डीमिंग। इनका नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आखिरी वाला शब्द लिखा है मिस्टर डीमिंग। एग्जाम में भी आप ये लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है सीए पुरुषोत्तम लाल अग्रवाल, तो समझ लीजिए कि मैंने यहां पे अग्रवाल लिखा है। समझ गए बात? मैंने यहां पे अग्रवाल लिखा है। तो मिस्टर डीमिंग। सबसे पहले मैं 2 सेकंड के लिए वीडियो को बहुत स्लो करूंगा और आपसे बोलूंगा कि पहले इस नाम को अपने माइंड में रजिस्टर होने दें। मिस्टर डीमिंग, मिस्टर डीमिंग। क्योंकि इंडिया के अंदर इस प्रकार के नाम नहीं होते। यहां पर नाम अलग तरीके से रखे जाते हैं। यह नाम बाहर का है, यानी बाहर कोई व्यक्ति है जिसका यह नाम है मिस्टर डीमिंग। तो मिस्टर डीमिंग को इस बात के लिए बहुत पुरस्कार दिए गए, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी गई कि उन्होंने क्वालिटी पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, टीचर भी रह चुके हैं। लेकिन आपको एक दुख भरी बात बताता हूं कि मिस्टर डीमिंग इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो भगवान के पास जा चुके हैं। लेकिन एक अच्छी बात, 93 ईयर्स की एज में ऊपर गए थे। 93 ईयर्स की एज में, यानी सेंचुरी मारने ही वाले थे, 7 साल कम पड़ गए। तो ऐसे व्यक्ति कोई कोई होते हैं जो इतने गुणी होते हैं कि बिजनेस की बातों को ऑब्जर्व करके पेन पेंसिल लेकर पेपर पर लिख देते हैं और उसके नाम से लोग मॉडल्स बनाकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, अपना फायदा भी करते हैं, लोगों को जॉब भी देते हैं और इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर डीमिंग को दिल से शत शत प्रणाम। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्वालिटी के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी, जिन्होंने बताया कि क्वालिटी पर फोकस करने के लिए डिसीजन कैसे लिया जाता है। और इनको बोलते हैं फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पिताजी हैं ये, जिन्होंने क्वालिटी के ऊपर फोकस किया। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। क्वालिटी का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछता हूं। क्वालिटी का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकता है तो क्वालिटी है उसके अंदर। आपको भूख लगी, आप मैकडी में गए, आपने बर्गर ऑर्डर किया, बर्गर को खाया और खाने के बाद एक तृप्ति का एहसास हुआ, एक मन भराया कि मजा आ गया। इसका मतलब है उस बर्गर में क्वालिटी है। तो क्वालिटी एक फीलिंग है, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस जितनी बेहतर होगी उतनी ही मार्केट के अंदर ग्रेटर मार्केट शेयर होगा, उतनी ही बड़ी मार्केट हमारी होगी। तो इसे बोलते हैं क्वालिटी। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। आपको बता दूं 20 साल 30 साल पहले तक यह बात मानी जाती थी कि अगर पेन को बनाने में कुछ गड़बड़ हुई है, अगर पेन को बनाने में कुछ गड़बड़ हुई है, यह उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा मैनेजमेंट ने सोचा था, तो आज के 25-30 साल पहले सीधे वर्कर के कान पकड़े जाते थे, इंप्लॉय के कान पकड़े जाते थे कि तेरी गलती के चक्कर में यह पेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। यानी क्वालिटी अच्छी है तो मैनेजमेंट हो जाएगा पूरे का पूरा क्रेडिट, और क्वालिटी खराब है तो वर्कर्स को पिटाई पड़ेगी। और पिटाई पड़ने से मेरा मतलब है सैलरी में कट लगेगा, जॉब से निकाल देंगे। तो ये चीजें कब होती थी? आज के 25-30 साल पहले। फिर एक व्यक्ति आए जिन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स अगर है, यानी कि वो प्रॉब्लम्स जिनसे क्वालिटी हैम्पर हो रही है, अगर क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं तो वर्कर्स सिर्फ 15% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 85% क्वालिटी प्रॉब्लम्स के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया और एक अच्छी खासी बुक लिखी इसके ऊपर, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि अगर क्वालिटी में गड़बड़ है तो इंप्लॉय जिम्मेदार है, बट सिर्फ 15% की जिम्मेदारी इंप्लॉय के ऊपर आती है, 85% की जिम्मेदारी आती है टॉप मैनेजमेंट के ऊपर। यानी इनका कहना सिर्फ इतना था कि टॉप मैनेजमेंट को इस बात पर ध्यान देना है कि ये पेन में गड़बड़ क्या रही, ये पेन अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि मैनेजमेंट ने
कम कॉस्ट करने के चक्कर में घटिया मटेरियल मार्केट से खरीद कर लेबर को दिया है कि पेन बनाओ। अब बताओ, जब मटेरियल ही घटिया है, मटेरियल की क्वालिटी बेकार है, तो वर्कर क्या जादू कर देगा इसके अंदर? वर्कर को जो मटेरियल मिलेगा वो उसी के बेस पे काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि 100 पेन बनाने में अगर 15 पेन, अगर 100 पेन खराब निकले, 1000 पेन बनाए और अगर 100 पेन खराब बने, तो उन 100 पेन में से 15 पेन खराब बने तो मान लेंगे चलो इंप्लॉय की गलती है, मगर 85 पेन खराब निकले हैं टॉप मैनेजमेंट अधिकारियों, ये आपकी गलती है। ऐसा किसने बताया? मिस्टर डीमिंग ने। और जैसे ही इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला मॉडल मार्केट में अनाउंस किया, कंपनीज ने इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना शुरू किया कि कैसे टॉप मैनेजमेंट उन 85% क्वालिटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। अब देखो, जब क्वालिटी रॉ मटेरियल की कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि नई बेहतर क्वालिटी का रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मार्केट से जब बेहतर क्वालिटी का रॉ मटेरियल टॉप मैनेजमेंट खरीदेगा तो क्या होने वाला है? एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ध्यान देना, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मैनेजमेंट ने एक्स्ट्रा खर्चा किया। इनको आपस में जोड़ दो, खर्चा किया, कॉस्ट, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। समझ में आई बात कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ये शब्द कैसे बना? क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हाई प्राइस पर अच्छा मटेरियल खरीदना पड़ा, कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट बढ़ने से जो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो ये मतलब है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का। समझ में आई बात? अब क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। पेन बनकर जब सामने आया तो ये अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है और खराब परफॉर्म भी कर सकता है। अब ये अच्छा ही परफॉर्म करे, यानी कि पेन जो प्रोड्यूस होकर आए वो अच्छी क्वालिटी का ही हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में जान रहे, आप हमेशा एनर्जी में रहें, तो खाना पीना पड़ेगा आपको। मार्केट से प्रोटीन एक्स का डब्बा लाना पड़ेगा आपको, ताकि दूध में मिलाकर उसे पी जाए। तो कॉस्ट खर्च करेंगे तभी तो क्वालिटी आएगी। समझ रहे हैं? तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। बात करते हैं बिजनेस की। जब एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो हर कोई इंश्योर करना चाहता है कि उसमें क्या हो? क्वालिटी हो। अब जरा ध्यान देना, प्रोडक्ट बनाया या तो अच्छी क्वालिटी का होगा या बुरी क्वालिटी का होगा। अच्छी क्वालिटी से मतलब है जो मैनेजमेंट चाहती थी वैसा प्रोडक्शन होगा, या जो मैनेजमेंट चाहती थी वैसा प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी। समझ रहे हैं बात को? गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी। अच्छा, गुड क्वालिटी मतलब अगर प्रोडक्ट एज पर स्टैंडर्ड्स बना है, इसका मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट ने कुछ खर्चा किया है। अगर प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का बना है, इसका मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट ने जेब से कुछ खर्चा किया है। इस खर्चे को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला खर्चा वो जब प्रोडक्शन हो रहा है, उस टाइम पर बंदा उसे देखते रहे कि प्रोडक्शन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक खर्चा तो यह है। दूसरा, इस बात को इंश्योर करना कि घटिया प्रोडक्ट ना बने, डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना बने, इसको प्रिवेंट कर सके, एक ये खर्चा। यानी कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होकर आए, इस बात को इंश्योर करने के लिए खर्चे दो प्रकार के करने पड़ते हैं। सबसे पहला खर्चा वो खर्चा है जो खर्चा इस बात पर किया जाता है कि जब प्रोडक्शन चल रहा है तो उन सारी एक्टिविटीज को मॉनिटरिंग करने वाला खर्चा। जैसे बिल्कुल शुरू से लेते हैं, मटेरियल खरीद के लाए, कौन सा मटेरियल लाए, कहां से लाए, इसकी क्या क्वालिटी है, लेबर कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। जहां पर वर्कर काम कर रहे हैं वहां प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहां पर एसी वेसी लगा हुआ है ताकि वर्कर आराम से काम कर सके, है कि नहीं है। इन सब बातों को मॉनिटर करना, और इसको मॉनिटर करने के लिए जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट। टेक्निकल शब्दों में कौन सी कॉस्ट? अप्रेजल कॉस्ट। यानी कॉस्ट इनकर्ड ऑन मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्वालिटी, इसे बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट। दूसरा खर्चा क्या है? अभी भी क्वालिटी की इंप्रूव करने की बात करें, गुड क्वालिटी की बात करें, दूसरा खर्चा क्या है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो जाए। डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट।
नाम से पता पड़ रहा है, प्रिवेंट करो, ऐसा मत होने दो, ऐसा मत होने दो। तो यानी कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मत होने दो। पढ़ाई करते वक्त अपना समय खराब मत होने दो, प्रिवेंट करो। तो वो कॉस्ट जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन नहीं होने देती, इस बात को इंश्योर करती है, उसे बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। और वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन होते वक्त क्वालिटी वाला गुड्स निकले, इस बात को इंश्योर करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, उन सबके ऊपर अपनी नजरें गड़ाए रखे, उनको मॉनिटर करते रहे, इसे बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते वक्त आपका समय खराब ना हो, इसे बोलेंगे प्रिवेंशन। आपका समय खराब ना हो, इसे बोलेंगे प्रिवेंट करो कि समय खराब ना हो, प्रिवेंशन। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई आसानी से कर पाए, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना आए, इस बात को इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? फैमिली के मेंबर्स की, कि आपको टाइम पर खाना अवेलेबल हो, आपको अच्छा पानी वानी अवेलेबल हो, आपके स्टडी रूम में एसी लगा रखा हो, या आपका स्टडी रूम प्रॉपर वेंटिलेशन वाला हो, ताकि आप आराम से पढ़ाई कर सके। तो इन बातों को मॉनिटर करना कि आपका काम आराम से हो सके, इसे बोलते हैं अप्रेजल। इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को प्रेज करना चाहिए, अप्रेजल। और आपकी पढ़ाई ठीक हो, आप समय की बर्बादी ना करें, यानी उसे प्रिवेंट करें, इसे बोलते हैं प्रिवेंशन। तो ये तो बात थी गुड क्वालिटी की, यानी कि गुड क्वालिटी इंश्योर करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो खर्चे इस प्रकार से होते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, इतना सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हो पुअर। क्या हो? पुअर क्वालिटी। ओहो, इतनी जान लगाई, इतना खर्चा किया, एक सुपरवाइजर को बिठा दिया कि वर्कर कैसे काम कर रहे हैं देखते रहो, उसके बाद भी प्रोडक्ट सही क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब क्या करें? अब इसके ऊपर फिर खर्चे होंगे, अब इसके ऊपर फिर खर्चे होंगे। प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला है, अगर यह बात आपको पता लग जाए, अच्छी बात है, इससे आपकी रिप्यूटेशन खराब नहीं होगी। अगर प्रोडक्ट खराब निकला और कस्टमर तक पहुंच गया और कस्टमर बता रहा है कि साहब प्रोडक्ट खराब है, तो कंपनी की रिप्यूटेशन खराब हो गई। तो प्रोडक्ट घटिया निकला, लेकिन आपको कंपनी में मालूम पड़ गया कि यार ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन गया है, तो क्या करेंगे? अब पता लग गया डिफेक्टिव बन गया है, तो कुछ खर्चे करेंगे इसको ठीक करने के लिए, ताकि दोबारा से ये परफेक्ट बन जाए। इनको बोलते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने में फेल हो गए, अब उसको ठीक करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इसको मैं दोबारा से बोलता हूं, एक लाइन इसमें ऐड करना रह गई। गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने में फेल हो गए, यह बात कस्टमर को डिस्पैच करने से पहले पता लग गई, यानी इंटरनल। अब इसे ठीक करने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, इसे बोलते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। समझ में आ गई बात? अब अगला क्या? अगर हमें पता नहीं पड़ा तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट पैक होकर कस्टमर तक पहुंच जाएगा। और एक बार डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर पैक होकर कस्टमर तक पहुंच गया तो कस्टमर फोन मिला के क्या बोलेगा? सर ये आपने बुक्स भेजी थी सर, इसमें कुछ बुक्स ना फटी हुई हैं सर। ओहो, कुछ बुक्स के सर पेपर मिसिंग है अंदर। ओहो, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब क्या करना पड़ेगा? मुझे बोलना पड़ेगा स्टूडेंट को कि इन बुक्स को दोबारा से मुझे कोरियर कर दो, है ना? मैं आपको नया सेट भेजूंगा या नई किताब भेजूंगा। 1000 में एक ऐसा केस हो सकता है, मैं आपको नया सेट भेजूंगा। तो अब ये क्या है? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट गुड क्वालिटी में नहीं हुआ, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने में कंपनी फेल हुई। यह बात कस्टमर को भेजने तक पता नहीं पड़ी, हमने कस्टमर को भेज दिया, फिर कस्टमर ने बताया, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड रहता है, एक्सटर्नल है, उसने बताया कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए फिर से खर्चा करना पड़ा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। समझ में आ गई बात? किसको बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट, किसको बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट, किसको बोलते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट, और किसको बोलते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। समझ में आती है बात? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अच्छा जी, यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं, चलिए पहले आगे एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे प्रिवेंशन कॉस्ट है,
प्रिवेंशन कॉस्ट, सप्लायर इवेल्युएशन, ये क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट एग्जांपल। फिर उसके बाद है आपका अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट का एग्जांपल है आपका वेरिफिकेशन, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, रीटेस्टिंग, रीवर्क। रीवर्क मतलब फिर से काम करो उसी के ऊपर। प्रोडक्ट बनाया बट मजा नहीं आया, डिफेक्टिव बन गया। एक्सटर्नल में क्या होगा? वारंटी क्लेम्स, कंप्लेन करेगा, रिटर्न करेगा, हमें रिपेयर करना पड़ेगा, ये सारे खर्चे। तो आपको समझ में आया होगा यहां तक आसानी से कि आखिर क्या है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये शब्द कैसे बना कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी कॉस्ट को हम 4 पार्ट में क्यों तोड़ते हैं? सब कुछ बात आपको समझ में यहां तक आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पे आ जाओ। यह है आपका पेज नंबर 2.7। ध्यान देना जरा। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो इसे कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, क्यू यू ए के बाद डॉट लगा दिया, इसका मतलब है क्वालिटी, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, और इसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। बताओ जरा इसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों बोला? यानी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बने, इस बात को इंश्योर करने में हमने जो खर्चा किया है, और हम इसमें सफल भी हुए क्योंकि गुड क्वालिटी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल। फेलियर ऑफ कंट्रोल इसका मतलब क्या है? कि पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो इसे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी कहते हैं। यानी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बात हमारे कंट्रोल में है, खर्चा हमने किया, हमें फायदा हुआ। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, हमने खर्चा किया, फायदा नहीं हुआ, उसके बाद मालूम पड़ा कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो गया, फिर से खर्चा करना पड़ रहा है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। एक और टर्म है इसको प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस भी कहते हैं, और इसको प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस भी कहते हैं। अब बताओ जरा इसका नाम ये क्यों पड़ा प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस? यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करे एक्चुअल प्रोडक्शन। प्राइस यानी कुछ खर्च किया, प्राइस पेड, तो प्राइस ऑफ कंफर्मेशन यानी कुछ खर्चा हमने किया ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करें, कंफर्म करे हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन। और नॉन कंफर्मेशन मतलब इसमें हम फेल हो चुके हैं, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, डिफेक्टिव क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया है। अगर पहले मालूम पड़ गया तो खर्च कर दो, ठीक कर लो, कस्टमर को नहीं भेजो। और अगर पहले मालूम नहीं पड़ा, कस्टमर को भेज दिया, अब वो लौटाएगा, ठीक तो करना पड़ेगा, तब भी खर्चा होगा। तो इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मॉडल, जिसके बारे में मिस्टर डीमिंग ने बहुत डिटेल में बताया है। अब देखो सवाल ये होता है कि क्या हमेशा कॉस्ट खर्च करनी चाहिए क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए? आपको क्या लगता है अभी तक? तो आपको यही लग रहा होगा कि हाँ जी, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमें हमेशा कॉस्ट खर्च करनी चाहिए। अब मैं आपसे बोलता हूं ऐसा जरूरी नहीं। मैंने क्या बोला था आपको? कोई भी रूल हम समझेंगे, सीखेंगे, महसूस करेंगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करेंगे ही। सुनो सबकी, करो अपने मन की। यानी कि हमने मिस्टर डीमिंग साहब की इन विचारों के बारे में सुना और हमें समझ में आई कि उन्हें फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्यों कहते हैं। हमें समझ में आई कि 85% क्वालिटी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी टॉप मैनेजमेंट की होती है। अगर बच्चा गालियां देना सीख रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका जो घर का एनवायरनमेंट है या घर के बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ है। यानी अपनी इस गाली देने वाली बात के लिए बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ 15% है, 85% जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की है, उस सोसाइटी की है जहां में वो रहता है। और यह बात किसने बताई हमारे को? मिस्टर डीमिंग ने। तो यह है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। अब आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए खर्च किया ही जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब भी जेब से कुछ खर्चा करने की बात हो तो इस बात को जरूर चेक करना कि बेनिफिट क्या है, यानी कि बेनिफिट्स फ्रॉम क्वालिटी।
आपको लग रहा होगा सर इसका मतलब क्या है कि हम डिफेक्टिव बनाए? नहीं, चेक करो। अगर जो खर्चा आप कर रहे हो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अगर वो खर्चा उससे मिलने वाले बेनिफिट्स से कम है, यानी बेनिफिट ज्यादा है, सेल ज्यादा बढ़ेगी, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, खर्चा कम होगा, तो हां जी कर लो इस काम को, फायदा ही फायदा है। लेकिन अगर बेनिफिट्स कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो मत करो। सुनना बड़े ध्यान से, बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा है तो मत करो। यानी कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का ये मॉडल इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, इसे इंप्लीमेंट तभी करेंगे जब बेनिफिट हो। यानी कंपेयर करो बेनिफिट्स फ्रॉम क्वालिटी से। तो देखिए नीचे कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, पेज नंबर 2.9 पर आ जाओ। ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या बोलता है कि जीरो डिफेक्ट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली जीरो डिफेक्ट होना अच्छी बात नहीं है। इसको मैं आप बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। महीने के अंदर स्टूडेंट्स क्लासेस का ऑर्डर करते हैं, हम उन्हें बुक्स भिजवाते हैं, पेन ड्राइव वालों को पेन ड्राइव भी भिजवाते हैं, है ना। तो बात करते हैं, बुक्स भिजवा दी हमने। अब सपोज करो पूरे महीने के अंदर अगर 1000 स्टूडेंट ऑर्डर करते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट के पास गलत बुक चली गई, मतलब स्टूडेंट था फाइनल का और मेरे स्टाफ ने क्या किया, गलती से उनको इंटर की बुक भेज दी। पॉसिबिलिटी है, स्टूडेंट था सीए फाइनल का, गलती से बुक भेज दी सीए इंटर की, तो क्वालिटी तो मिट आउट नहीं हुई। क्वालिटी मतलब सिर्फ लेक्चर्स में क्वालिटी नहीं, एवरी एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सर्विस में क्वालिटी होनी चाहिए, कस्टमर जब इंक्वायरी करता है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, मार्केटिंग करता है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तो हर जगह क्वालिटी होनी ही चाहिए। तो यहां पर हुआ क्या, स्टूडेंट ने ऑर्डर किया सीए फाइनल और गलती से हमारे स्टाफ ने सीए इंटर की बुक्स भेज दी, यानी कि डिफेक्ट हो गया। कस्टमर के आपसे क्या है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट। वो बोलेगा फोन करके कि सर गलती से सीए इंटर की बुक भेज दी है। अब क्या होगा, कंपनी का खर्चा। अब खर्चा क्या होगा, हम उसे बोलेंगे कि भैया तू सीए फाइनल का सेट तेरे को मिला है, उसे तो वापस भेज दे हमारे को। तो जो भी आपका कुरियर का पैसा लगेगा कंपनी रिम्बर्स करेगी। मान लो स्टूडेंट ने वापस किया और उसके लग गए स्टूडेंट के 300 रुपए, एग्जाम्पल के लिए मान लो 300 रुपए लग गए उनके। अब हमारा स्टाफ फिर दोबारा से भेजेगा, है ना। और ध्यान देना, जो कुरियर कंपनी ये पैकेट को लेकर गई थी वो तो हमसे चार्ज लेगी। मान लो उसने भी 300 रुपए ले लिए, क्योंकि वो तो हम उसे ये तो कह नहीं सकते कि हमने गलत पैकेट भेज दिया था, आप पैसे मत लो। वो बोलेगा भाई हम तो पैसे लेंगे। तो कुल मिलाकर 300 रुपए पहले लगे, 300 रुपए फिर लगेंगे, 300 रुपए कस्टमर को देने पड़ेंगे, स्टूडेंट को देने पड़ेंगे, 900 देने पड़ेंगे। 900 में 300 तो लगने ही थे, एक बार की डिस्पैच कॉस्ट के पैसे तो लगने ही थे। तो नेट इंपैक्ट कितना पड़ा मेरे ऊपर, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ी मेरे ऊपर, 600 रुपए। एक बार फिर समझ लेते हैं, ये रहा स्टूडेंट और ये रहा हमारा ऑफिस। यहां से पैकेट गया, 300 रुपए लग गए। अगर ये पैकेट सीए फाइनल का ही होता तो ये खर्चा होता नहीं होता, यानी कि ये खर्चा जायज है, यानी कि ये खर्चा जायज है। लेकिन क्या हुआ, गलत पैकेट चला गया, तो अब स्टूडेंट वापस भेजेगा हमारे को बुक्स, 300 रुपए लगेंगे हमारे, हम इसे फिर भेजेंगे, हमारे फिर 300 रुपए लगेंगे। तो कुल मिलाकर ये 300 और ये 300, हमारे एक्स्ट्रा कितने पैसे लग गए, 600 रुपए, यानी 600 रुपए लग गए हमारे एक्स्ट्रा। अब हम चाहें कि हम एक स्टाफ अलग से हायर करें और मान लो उसको महीने की सैलरी देनी है हमें, सपोज करो 15 लगा लो, 15,000। कितनी, 15,000। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम स्टाफ को हायर करें, उसको हम एक्स्ट्रा सैलरी दें, क्योंकि हमारे लिए न्यू स्टाफ है, हम उसे महीने के दें 15,000 रुपए। अब बताओ जरा, 15,000 रुपए जब देंगे वो चेक करेगा बुक्स जाने से पहले, हाँ भाई सीए इंटर का था, सीए इंटर की बुक्स है, हाँ भाई सीए फाइनल का था, सीए फाइनल की बुक्स है। अच्छा मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितनी है मेरी, 15,000। बेनिफिट्स फ्रॉम क्वालिटी कितना, 600 रुपए। भाई महीने में एक गड़बड़ तो करता है, मान लो 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा। अगर महीने में 5 बार भी गड़बड़ करता है मेरा स्टाफ, तो मेरी जेब से कितना पैसा लगा, 6 पंजे 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए को बचाने के लिए अगर 15,000 रुपए मैं खर्च करूं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के नाम पर, तो क्या जस्टिफाइड है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ अगर बात समझ में आई तो। बेनिफिट्स फ्रॉम क्वालिटी कितना,
3,000। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितना? 15,000। तो नेट से मेरी जेब से तो पैसा लग जाएगा ना, कुल मिला के फायदे की बात नहीं है। तो यह है आपका ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को PAF मॉडल के नाम से भी जानते हैं, प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर मॉडल। प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर मॉडल, PAF मॉडल, इस नाम से भी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को जानते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का तो यहां पर हमने अच्छे से बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं मॉडल नंबर 2, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आ जाओ भाई, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट, ये जो मॉडल है, क्या कभी भूल सकते हैं अब आप? कैसे डिसीजन लेना है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी खर्च करनी है कि नहीं करनी है, सब बातें समझ में आ गई? एग्जाम के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अपना खुद का, और आपको बताना हो कि बताओ कंपनी को क्या अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट या एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट खर्च करनी चाहिए। आप बता सकते हो आराम से, कंपेयर करो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड बेनिफिट्स फ्रॉम क्वालिटी। अब है आपका मॉडल नंबर 2, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहां पर भी मैं 2 नाम लिखता हूं, पहले उन नाम को अपने दिमाग में रजिस्टर होने दो। मिस्टर डीमिंग, ये तो वही व्यक्ति हैं, 93 इयर्स की एज में यहां से ऊपर गए, लेकिन इस दुनिया को वो चीज बता के गए जिससे बिजनेस में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्वालिटी पर फोकस करना कितना जरूरी है, कौन जिम्मेदार है, कैसे करें, सब बातें बता के गए अपनी बुक के अंदर, मिस्टर डीमिंग। और दूसरे हैं मिस्टर जोसेफ। दोनों के दोनों नाम हिंदुस्तानी नहीं है। हो सकता है आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। इनको प्यार से आप मिस्टर जॉन कह सकते हो। मिस्टर जॉन सुनते ही लगता है ना कि यार ये तो बाहर का बंदा है। तो मिस्टर डीमिंग एंड मिस्टर जोसेफ, तो इन नाम को पहले दिमाग में रजिस्टर होने दो, मिस्टर डीमिंग, मिस्टर जोसेफ। अब बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। 3 शब्द हैं इसके अंदर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट शब्द का मतलब क्या है? सर मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट, मैनेज करो, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मैनेजमेंट से पहले जब मैं कॉस्ट लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? मैनेजमेंट से पहले जब मैं कॉस्ट लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कॉस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब है कॉस्ट को मैनेज करो, और कॉस्ट को मैनेज करो मतलब कॉस्ट को या तो ऊपर मत बढ़ने दो या फिर कम करो। कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो, और कम नहीं कर सके तो कम से कम इतना तो करो कि कॉस्ट बढ़ ना पाए। कॉस्ट मैनेजमेंट। मैं अगर आपको बोलूं टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपने बनाया प्लान कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है, अब मैंने बोला टाइम को मैनेज करो, इसका मतलब क्या है कि 8 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई करो, और अगर 8 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो कम से कम 8 घंटे तो करो। इसी प्रकार से क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जरा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब? क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि क्वालिटी को बढ़ाओ, और अगर बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम इतनी तो मैनेज करो, मेंटेन करो। समझ में आ गई बात? यानी क्वालिटी को बढ़ाओ, और अगर नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इतनी तो मैनेज करो। क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल वर्ड का मतलब है हर एस्पेक्ट में क्वालिटी, हर जगह। प्रोडक्शन में क्वालिटी होनी चाहिए, मटेरियल खरीदने में क्वालिटी होनी चाहिए, लेबर को एम्प्लॉय करने में क्वालिटी होनी चाहिए, फिनिश गुड्स में क्वालिटी होनी चाहिए, मार्केटिंग में क्वालिटी होनी चाहिए, कस्टमर सेल्स इंक्वायरी में क्वालिटी होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस सेंटर पर क्वालिटी मिलनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब हर जगह अलग अलग है। रॉ मटेरियल में क्वालिटी होनी चाहिए, इसका मतलब है अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदो। लेबर में क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है उसी स्किल वाले लेबर को एम्प्लॉय करो। ऐसा मत करो रिक्वायरमेंट तो है इंग्लिश स्पीकिंग एग्जीक्यूटिव की, लेकिन आपने हिंदी बोलने वाला बंदा रख लिया, ये मानते हुए कि इंग्लिश में इंक्वायरी करते ही बड़े कम लोग हैं। गलत तरीका। प्रोडक्शन में क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब
ऑटोमेटेड मशीन्स का इस्तेमाल करो, ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम रखो। अगर ह्यूमन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रखोगे तो वो कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी जॉब छोड़ के जा सकता है, कभी भी नखरे दिखा सकता है। तो कोशिश करो कि आपका मैक्सिमम काम मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। मशीन्स धोखा नहीं देती, कभी कभी खराब जरूर हो जाती है, बट मशीन कभी धोखा नहीं देगी, कभी नखरे नहीं खाएगी। तो ये चीज है क्वालिटी। तो मिस्टर डीमिंग जी ने और मिस्टर जोसेफ ने लिखाया कॉन्सेप्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हर एस्पेक्ट पर, चाहे मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल हो, हर एस्पेक्ट पर आपको क्वालिटी मैनेज करनी है। मतलब क्वालिटी को या तो बढ़ाओ, और अगर बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम मेंटेन तो करो। तो यह आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर है 6C, 6 वादे हैं। जब मैरिज करते हैं तो बहुत सारे वादे करने पड़ते हैं, आपने सुना होगा जहां तक, है ना। तो बहुत सारे वादे करने पड़ते हैं तभी लाइफ ठीक चलती है। ऐसे ही अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना है तो 6 वादे करने पड़ेंगे एज पर डीमिंग साहब। एज पर डीमिंग साहब 6 वादे करने पड़ेंगे। एक भी वादा टूटा, टीक्यूएम का नाता छूटा। कैसा लगा डायलॉग? अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एक भी वादा छूटा, टीक्यूएम से नाता टूटा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ कि कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं समझ से ऊपर की, यानी कि सुपर से भी ऊपर। मेरा पर्पस यहां पर आपको यह समझाना नहीं है कि इस मॉडल में क्या क्या लिखा है, आपको महसूस कराना है कि आखिर यह मॉडल क्यों लिखा गया, यह मॉडल किसने लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा, इसका मतलब क्या है। आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ये टीक्यूएम मॉडल की डेफिनेशन आप याद कर रहे हो एग्जाम के लिए कि एग्जाम में लिखना है, टीक्यूएम आ गया तो केस स्टडी आ गई तो लिखना पड़ेगा। समझ में आती है बात? तो 6 वादे। सबसे पहला है कमिटमेंट। कमिटमेंट से मेरा मतलब है इंप्लॉइज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं उनसे कसम खिलवाओ। हम कसम खाते हैं कि जो काम भी हम करेंगे उसमें क्वालिटी इंश्योर करेंगे। आप भी कसम खाओ कि जब आप 2 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो क्वालिटी निकालोगे उसके अंदर से, टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। तो पहला पॉइंट है कमिटमेंट। अगर टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करना है तो सभी इंप्लॉइज से, चाहे टॉप मैनेजमेंट का हो, चाहे मिडिल का हो, चाहे लो मैनेजमेंट का हो, सभी से कमिटमेंट लो। और कमिटमेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए मेंटली तौर पर। बंदा अपने दिमाग से बोले, अपने मन से बोले कि हां आज से मैं क्वालिटी के लिए काम करूंगा, आज से मैं क्वालिटी को इंप्रूव करने पे काम करूंगा, आज से मैं इस तरीके से काम करूंगा कि क्वालिटी को बढ़ाऊं। और अगर नहीं बढ़ा पाया तो कम से कम इतना तो करूंगा कि क्वालिटी को घटने ना दूं, मैनेज करके चलूं, मेंटेन करके चलूं। तो पहला पॉइंट है कमिटमेंट। शॉर्ट में अगर लिखूं तो मेंटल ओथ फ्रॉम इंप्लॉइज। शॉर्ट में लिखा मैंने EES, इंप्लॉइज है इसका मतलब। दूसरा पॉइंट है कल्चर। कल्चर से मतलब है अपनी कंपनी के सभी इंप्लॉइज को बता दो कि इंप्रूवमेंट करना वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इंप्रूवमेंट तो लाइफ लर्निंग प्रोसेस है। आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, स्टूडेंट को टीचिंग करवा रहा हूं, स्टूडेंट को पढ़ाता हूं CA इंटर, CA फाइनल, तो क्या बस नहीं। इंप्रूवमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इंप्रूवमेंट हर पल करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा TQM। तो ऐसा कल्चर डेवलप करो अपनी कंपनी के अंदर कि उनको लगे कि इंप्रूवमेंट इज नॉट ए वन टाइम प्रोसेस, इट इज ए लाइफ लर्निंग प्रोसेस। और देखो तीसरा पॉइंट भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस। और साथ ही में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर जोर दो, यानी कि फोकस ऑन क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? क्रिएटिव थिंकिंग कुछ नया सोचना, कुछ नया सोचना कि नए तरीके से कैसे काम करें। देखो पुराने तरीकों से अगर काम करते रहोगे तो कंपनी में इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? अगर आपका पढ़ाई करने का पैटर्न यही है, CA फाउंडेशन में वही था, इंटर में वही था, दोनों जगह आपकी रैंक नहीं आई, पास होने के वांदे हो गए, पास होने में दिक्कत हुई, इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करो, नया आइडिया लेकर आओ, उसको इंप्लीमेंट करो, उसके ऊपर काम करो।
अब ये नया आइडिया या तो खुद से डेवलप करो या फिर ऑब्जर्व करो कि जो रैंक होल्डर्स हैं, टॉपर्स हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं। आपको यहां पे बता दूं कि टॉपर और रैंक होल्डर और जो नॉर्मल पास आउट है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। अच्छा, बार बार रिवाइज करते हैं, मैंने बोला इसका मतलब क्या है? वही चीज बार बार पढ़ते हैं। और एक नॉर्मल पास करने वाला स्टूडेंट आज पढ़ी एक किताब, सर और क्वेश्चन है क्या? फिर दूसरी किताब, सर और क्वेश्चन है क्या? तीसरी किताब, सर और क्वेश्चन है क्या? इट इज अ रॉन्ग प्रोसेस। एग्जाम के लिए एटलीस्ट इट इज अ रॉन्ग प्रोसेस। लाइफ में जब कल को आप सीए बनने के बाद किसी कंपनी में लगोगे एज ए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी जब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के आप हेड बन के बैठोगे ना, उस टाइम पे कितना भी लर्न करो, कोई लिमिट नहीं लर्न करने की। पढ़ो उनकी बुक्स, मिस्टर डीमिंग, मिस्टर जोसेफ, माइकल पॉटर, बहुत सारे नाम पढ़ेंगे अभी हम आगे। पढ़ो उनकी बुक्स। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिजनेस कैसे करना है इसके ऊपर स्ट्रेस देते हुए काफी सारी बुक्स लिखी हैं। यहां पर तो कुछ मॉडल्स हैं सी फाइनल के अंदर, कुछ मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो हमारे स्टडी मेट के अंदर नहीं है अभी। तो ये लगा लो कि आप 10% मॉडल सिर्फ पढ़ रहे हो अभी। तो लाइफ में लर्निंग प्रोसेस करो। इंप्रूवमेंट इज नॉट ए वन टाइम प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सभी इंप्लॉइज आपस में कोऑपरेट करें। अगर लो लेवल इंप्लॉय ने कोई सजेशन दिया तो टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट उसे कंसीडर करे, उसको सोचे एक बार बैठकर, उसको प्लस माइनस बताए इंप्लॉय को। भले ही वो आइडिया रिजेक्ट हो जाए, बट रिजेक्ट होने से पहले उस इंप्लॉय को मालूम होना चाहिए कि उसका आइडिया रिजेक्ट क्यों हुआ। समझ रहे हैं बात? और वो इंप्लॉय भी इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि इस बात को समझ सके कि हाँ, इसमें इस आइडिया में फ्लॉ है, इस आइडिया में कमी है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या था? कॉपरेशन, प्रेम भाव। इंप्लॉइज अगर भाईचारे के रूप में काम करें तो कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, धीरू भाई अंबानी। शुरुआत के 50 इंप्लॉइज उनके फैमिली मेंबर थे, उनके दोस्त थे, रिलेटिव थे, जानकार थे, जिन्होंने कंपनी को कंपनी ना मानते हुए अपना ड्रीम मानकर काम किया। मेरा सपना है ये मानते हुए कंपनी में काम किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। कितनी बड़ी कंपनी है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या क्या बेचती है आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये कहां से आया? कॉपरेशन। तो कॉपरेशन अगर है तो क्वालिटी को अचीव कर पाना पॉसिबल है। फिर उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, कस्टमर फोकस। कस्टमर दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ध्यान देना, वो इंप्लॉइज जो आपके रिलेटिव से नहीं है, जो आपके फैमिली से नहीं है, जो आपके जानकार नहीं है, वो इंप्लॉइज भी आपके कस्टमर हैं, उनको भी खुश रखना जरूरी है। अगर आपके घर के रिलेटिव्स हैं, घर के जानकार हैं, दोस्त हैं, वो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक बार को वो ना खुश हो जाएं तब भी वो काम करेंगे, काम को बंद नहीं करेंगे। अगर आपस में तू मैं हो गई तब भी वो काम को जारी रखेंगे, वो है कंपनी का असली ओनर। लेकिन एक व्यक्ति जो कंपनी का एम्प्लॉय है और आपके डांटने पर गुस्सा हो जाता है तो वो कंपनी का एम्प्लॉय है, यानी कि वो भी कस्टमर है, इंटरनल कस्टमर, उसको भी खुश रखना कंपनी की जिम्मेदारी है। तो फिफ्थ पॉइंट बोलता है कस्टमर फोकस। इंटरनल कस्टमर एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर, दोनों को खुश रखो। सिक्स्थ पॉइंट, कंट्रोल। कंट्रोल से मतलब है जो काम अभी कर रहे हो उसको लिखो। हालांकि इंडिया में ये कल्चर है ही नहीं कि हम लिखें कि आज हमने कितने घंटे पढ़ाई की। अरे जब तक आप लिखोगे नहीं तो पता कैसे पड़ेगा? किताबें लेके तो आप बैठ जाते हो पूरे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन आउटपुट तो आ ही नहीं रहा। कुछ ना कुछ तो फ्लॉ है, कुछ ना कुछ तो कमी है। तो 6 पॉइंट क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट द करंट प्रैक्टिस। करंट प्रैक्टिस को लिख कर रखो, उसके बाद न्यू प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करो और देखो क्या चेंज आया, क्या इंप्रूवमेंट आया, क्या क्वालिटी आई। क्वालिटी आई तो मजे आ गए। हम क्या कर रहे हैं? TQM। तो यहां पर है 6C और हर कोई स्टार्ट होता है C से, इसलिए क्या बोला? 6C। तो ये है TQM के वो 6 वादे जो कंपनी के अंदर करने पड़ेंगे, तभी TQM टोटल क्वालिटी को मैनेज कर पाना पॉसिबल है। यहां पर वही बात है, 15% क्वालिटी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉय भैया आप जिम्मेदार हो, 85% क्वालिटी प्रॉब्लम जिम्मेदार है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर इस बात को मान ले कि 85% क्वालिटी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी उसके ऊपर है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा ताकि दोबारा से ऐसी समस्या नहीं आएगी। उसके बाद है डीमिंग के 14 पॉइंट्स। आपको बता दूं 14 प्रिंसिपल हैं बेसिकली, 14 प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। आपने डायलॉग सुना होगा, उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे सिद्धांत। तो वही वाले सिद्धांत है।
मिस्टर डीमिंग ने 14 ऐसे पॉइंट दिए हैं, 14 ऐसे पॉइंट दिए हैं, 6 वादे कर लेने के बाद, 6 कस्में खा लेने के बाद इन 14 पॉइंट पर ध्यान रखना होगा, तभी TQM को इंप्लीमेंट कर पाओगे। मैरिज के वक्त सभी लोग वादे तो करते ही हैं, पंडित जी वादे तो करा ही देते हैं, लेकिन वो 14 पॉइंट कौन से हैं जो आगे फॉलो करने हैं ताकि चलता रहे मामला ठीक ठाक, कोई दिक्कत ना आए, ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो मैरिज काउंसलर है। तो मिस्टर डीमिंग क्या है? TQM के काउंसलर। इन्होंने बताया कि TQM को इंप्लीमेंट करना है तो 6 वादे तो पहले करो, उसके बाद 14 सिद्धांत दिए हैं, इन सिद्धांतों का पालन तो करना ही पड़ेगा। इनके अंदर आपका पहला सिद्धांत है क्रिएट ए पर्पज। सिर्फ हवा में बात मत करो, क्यों करना है? क्वालिटी में इंप्रूवमेंट बताओ इंप्लॉइज को, पहला सिद्धांत। उसके बाद दूसरा सिद्धांत वर्कर्स को मोटिवेट करो। तीसरा सिद्धांत वो क्या काम कर रहे हैं उस बात को बार बार इंस्पेक्ट करना बंद कर दो, उनके ऊपर नजर रखना बंद कर दो, और नजर रखनी भी है तो इस प्रकार से लगो कि उनको पता ही ना पड़े कि आप उनके ऊपर नजर रखे हुए हो। चौथा सिद्धांत सेम टाइप का मटेरियल सेम वेंडर से ही खरीदो। यानी मिस्टर डीमिंग ने इस बात पर फोकस किया है कि बार बार हमें सप्लायर चेंज नहीं करना चाहिए, हमें एक ही सप्लायर को पकड़ के चलना चाहिए और उसी से हाई क्वालिटी मटेरियल खरीदना चाहिए। तो ऐसे 14 सिद्धांत हैं, जैसे स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दो और डिपार्टमेंट्स के बीच में कंपटीशन मत करवाओ। हमने इसे पढ़ा होगा ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर कि डिपार्टमेंट ए का मैनेजर डिपार्टमेंट बी के मैनेजर चलता है, ऐसा मत होने दो, इनके बीच में कंपटीशन खत्म करवा दो। एक सिद्धांत है अवॉइड गिविंग न्यूमेरिकल टारगेट, यानी कि कितना प्रोडक्शन करना है ये मत बताओ, आज हम कितने क्वेश्चन करेंगे ये मत बताओ, आज जो भी हम करेंगे मन से करेंगे, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे पूरा मन लगा के पढ़ेंगे, हर एक लाइन को डीपली पढ़ेंगे, सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे ये लाइन कहना क्या चाहती है, क्या पता इस लाइन के 4 मतलब हो, डीपली सोचेंगे, मतलब क्वालिटी पर फोकस करना है, नंबर पे नहीं। आज हम कॉस्टिंग 8 घंटे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि 8 घंटे लगे थक गया मैं, तो बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व होके ऐसा लगे कि भाई मैं पढ़ाई में खो गया हूं। क्वालिटी वर्कर के सेटिस्फैक्शन पर फोकस करो, उनको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देते रहो, हर इंप्लॉय की जिम्मेदारी तय करो। देखो इंप्लॉय की जिम्मेदारी तय नहीं करोगे ना तो वो काम नहीं करेगा। कोई भी काम किसी भी इंप्लॉय से करवाना है उसको बता दो कि इस काम के लिए आप जिम्मेदार हो, इस काम में गड़बड़ हुई तो आपको पकड़ेंगे, अब वो काम करेगा। और ध्यान दो, एक काम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार हो, एक काम के लिए अगर 4 व्यक्ति जिम्मेदार हैं तो बड़ी गड़बड़ है। अगर पहले व्यक्ति ने गलती की वो क्या बोलेगा? दूसरे ने करी थी। अगर दूसरे व्यक्ति ने गड़बड़ की वो क्या बोलेगा? मैंने नहीं की, तीसरे ने करी थी। अगर तीसरे व्यक्ति से गड़बड़ हुई क्या बोलेगा? मैंने नहीं करी गड़बड़, चौथे व्यक्ति ने करी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक काम की जिम्मेदारी 4 लोगों को दे रखी है। ऐसा मत करो। ये किसने बोला? मिस्टर डीमिंग ने बोला। तो 14 सिद्धांत उन्होंने दिए। इन सिद्धांतों का पालन करते हुए 6 कस्में खाकर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कंपनी में इंप्लीमेंट करना चाहिए। मिस्टर डीमिंग इतने रेस्पेक्टेबल पर्सन थे कि इनके नाम पर जापान में एक प्राइज भी घोषित किया गया जिसका नाम रखा गया डीमिंग प्राइज। क्या नाम रखा गया? डीमिंग प्राइज। तो ये सारे के सारे 14 पॉइंट्स हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं, एक बार यहां से आप पढ़ लेना इनको। देखो यहां पर एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको, टाटा स्टील। टाटा स्टील कंपनी का नाम सुना होगा आपने। इस कंपनी को डीमिंग प्राइज मिला था। देख रहे हो आप कितने रेस्पेक्टेबल पर्सन थे मिस्टर डीमिंग। उनके नाम पर प्राइज, सोचो मिस्टर डीमिंग के नाम पर डीमिंग प्राइज। जिस कंपनी को डीमिंग प्राइज मिलता है इसका मतलब होता है कि उसने कोई जबरदस्त क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया। तो बताता हूं आपको कि टाटा स्टील कंपनी ने आखिर ऐसा किया क्या था। आप पहले पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4, सिद्धांत नंबर 4। इस सिद्धांत नंबर 4 को इंप्लीमेंट करके टाटा स्टील कंपनी को मिला था डीमिंग प्राइज। सिद्धांत नंबर 4 क्या बोलता है? मूव टुवर्ड्स ए सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। मल्टीपल सप्लायर्स मीन वेरिएशन बिटवीन फीड स्टॉक। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो डीमिंग साहब ने सिद्धांत नंबर 4 में बोला एक प्रकार का मटेरियल एक प्रकार के सप्लाई से ही खरीदो।
सॉरी, एक प्रकार का मटेरियल एक सप्लायर से ही खरीदो, मतलब सप्लायर बार बार चेंज मत करो। इनके इस सिद्धांत नंबर 4 को टाटा स्टील कंपनी ने इंप्लीमेंट कर दिया और उसके बेस पर उसको मिला डीमिंग प्राइस। बताता हूं आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या था। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। कल को आप भी अगर अपनी कंपनी खोलते हो और कोई जबरदस्त इंप्रूवमेंट आप कर देते हो तो देखो आपने डीमिंग साहब को कौन से वाला प्रिंसिपल फॉलो किया और क्वालिटी में क्या जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आ गए। और अप्लाई करो डीमिंग प्राइस के लिए। गूगल पे सर्च करना हाउ टू अप्लाई फॉर डीमिंग प्राइस, आपको मालूम पड़ेगा प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है। मिलना है कि नहीं मिलना है वो जूरी तय करेगी, लेकिन आपको पता तो पड़ेगा ना कि 14 प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल आपने अच्छे से इंप्लीमेंट किया। चलो बात करते हैं टाटा स्टील कंपनी की। टाटा स्टील कंपनी ने प्रिंसिपल नंबर 4 को इंप्लीमेंट किया और डीमिंग प्राइस को ऑब्टेन किया। कुछ समय पहले एक ऐसा दौर चल रहा था जहां पर टाटा स्टील कंपनी द्वारा यूज किया गया रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत वेरी कर रहा था, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब इनके रॉ मटेरियल प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन थी। अब चक्कर क्या है कि अगर मटेरियल कॉस्ट में इतनी वेरिएशन हो तो कंपनी इस बात को तय नहीं कर पाती कि सेलिंग प्राइस क्या रखे। सेलिंग प्राइस कम रख दिया तो नुकसान हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा रख दिया तब भी नुकसान है, कस्टमर खरीदेगा नहीं। तो ऐसे में इस कंपनी ने क्या किया, मिस्टर डीमिंग का प्रिंसिपल नंबर 4, एक सप्लायर पकड़ो। तो इस कंपनी ने क्या किया, एक सप्लायर को आइडेंटिफाई किया और देखा कि ये सप्लायर अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। तो इस कंपनी ने उस सप्लायर के संग एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, कुछ सालों का था वो एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया और उस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के अंदर उस सप्लायर से इस रॉ मटेरियल का प्राइस फिक्स करवा लिया। दोनों पार्टी इस बात पर एग्री हो गई कि हां जी, इस प्राइस के ऊपर आप रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे और हम खरीदेंगे। तो इस कंपनी ने इसी बेस पर कि इन्होंने प्रिंसिपल नंबर 4, सिद्धांत नंबर 4 इंप्लीमेंट करके कंपनी के अंदर उस वेरिएशन को हटा दिया, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गया, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल गोडाउन में आ गया और इनको क्या मिल गया, डीमिंग प्राइस। तो आपको बात समझ में आई कि कैसे टाटा स्टील कंपनी ने डीमिंग प्राइस हासिल किया। लगभग आज का वक्त हो चला है। मैं आपको बता दूं, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं यहां पर। मैं आपको ये बता दूं कि इन 14 प्रिंसिपल्स को आप अच्छे से पढ़ो और फिर ये तय करना कि कौन से वाला प्रिंसिपल आप अपनी स्टडी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे पहला प्रिंसिपल क्या है, क्रिएट ए पर्पस। तो आप एक पर्पस बनाओ कि आखिर क्यों आपको डेली 12 घंटे पढ़ना है, वाई। आपके सामने जवाब आएगा तब पढ़ने में मजा आएगा। आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आखिर क्यों आप 12 घंटे पढ़ाई करने की बातें कर रहे हैं, आपका प्लान 12 घंटे का क्यों है। तो क्रिएट ए पर्पस। दूसरा पॉइंट है इनका, मोटिवेट वर्कर्स। तो यहां पे वर्कर तो है नहीं आपके केस में, आपके केस में आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जोर दूंगा सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर। देखो, कोई वीडियो देखना, कोई ऑडियो सुनना, ये सब टेम्परेरी तरीके हैं मोटिवेट होने के। अभी सुनोगे 15 मिनट के लिए रिचार्ज हो जाओगे, हाँ मैं करूंगा, लेकिन 2 घंटे बाद क्या, फुस। सबसे बड़े तरीका है सेल्फ मोटिवेशन। आप ढूंढो वो पर्पस जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। कोई ना कोई परेशानी तो आपकी लाइफ में होगी ना, वो परेशानी ही बनेगी आपके लिए आपका पर्पस। उस परेशानी को दूर करना ही आपका मोटिवेशन होना चाहिए और इनडायरेक्टली आप अपने आप को मोटिवेट कर दोगे पढ़ाई करने के लिए। एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 बोलता है अवॉइड फियर इन माइंड ऑफ वर्कर। यानी वर्कर के दिमाग से डर निकाल दो इस बात का कि नौकरी चली जाएगी। जब मिस्टर डीमिंग साहब ने टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करने की बात की तो कुछ वर्कर डर गए, बोले टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करेंगे, अच्छा नई नई मशीनें लाएंगे, फिर ये लोग नई नई मशीनें लाएंगे, इसका मतलब है हमारी नौकरी साफ। नहीं, उनको समझाओ ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। अब आपके वाले केस में आप ही तो हो करता धरता, तो अपने मन से डर खत्म करो। डर किस बात का, फेल हो जाने का। डर किस बात का, फेल हो जाने का। डर किस बात का कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा 16 घंटे। डर किस बात का, बहुत सारे डर हो सकते हैं आपके मन में, तो उन डर को अवॉइड करो। पर्पस क्रिएट करो, पर्पस ढूंढो और पढ़ाई करो।
पॉइंट नंबर 13 है मोटिवेट एंड रिवॉर्ड। पॉइंट नंबर 13 में मिस्टर डीमिंग साहब ने बोला कि वर्कर्स को मोटिवेट करो, उनको रिवॉर्ड दो, है ना। रिवॉर्ड आपके केस में आप क्या कर सकते हो, आपने प्लान किया कि आज 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, मन से पढ़ाई करूंगा, नंबर पे फोकस नहीं करूंगा, 8 घंटे पढ़ रहा हूं, 10 घंटे 12 घंटे, क्वालिटी पर फोकस करूंगा। आपने बोला 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, मन लगा के पढ़ाई करूंगा, शाम को देखा आपने पढ़ाई करते करते 9 घंटे हो गए, अभी भी आप थके नहीं है, क्योंकि आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं, चीजों को फील करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, आप जबरदस्ती रट नहीं रहे, रटोगे तो फंसोगे। तो रिवॉर्ड दो अपने आप को। रिवॉर्ड कैसा होगा कि आपने कोई भी रिवॉर्ड, छोटा सा रिवॉर्ड, जैसे कि अगर मैंने 8 घंटे की बजाय 9 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई की, तो उसके बाद अगले 1 घंटा म्यूजिक सुनूंगा, है ना, या कुछ खाऊंगा स्पेशल आइटम, कोई आइसक्रीम खा लूंगा या कोई चॉकलेट खा लूंगा जो घर के अंदर हो, बाहर से मतलब इस टाइम पर टाइम जरा गड़बड़ चल रहा है ना। तो कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है, जैसे अपने दोस्त से बात करूंगा 15 मिनट तक, कोई भी XYZ, जिससे आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये काम मैं तभी करूंगा जब मैं ये काम कर लूंगा। एक रिवॉर्ड रखाओ सामने। जैसे आप क्या करो, एक छोटी सी कटोरी के अंदर दूध, हल्का सा पानी और मतलब मीठा दूध हो, उसको फ्रीजर में रख दो, तो एक मोटे तौर पे क्या बन जाएगी शाम तक, ये आइसक्रीम। तो अपने आप को एक मोटिवेशन दो कि वो जो कटोरी के अंदर मैंने आइसक्रीम फ्रिज में रखी है, वो शाम में तभी खाऊंगा जब 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई करूंगा, वरना नहीं खाऊंगा। फिर देखना आप 6 घंटे जब पूरे हो जाएंगे, 7 घंटे जब पूरे हो जाएंगे, 8 घंटे जब पूरे हो जाएंगे, और जब 8.5 घंटे पूरे होंगे और 9 घंटे पूरे होंगे, तो आपके मन का मोटिवेशन, और फिर जब आप उसे खाओगे ना, तो वो जो फीलिंग है कि मैंने अचीव किया आज, अलग ही फीलिंग है। तो उसके बेस पर आप, जब भी आपका ये चीज आपकी डेली रूटीन में आ जाएगी ना, तो आप ग्रो कर जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इन मॉडल्स को पढ़ने में, समझने में, महसूस करने में मजा आ रहा होगा। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके नीचे कमेंट करें आपको कैसा लगा। इससे मुझे मालूम पड़ेगा, मेरी टीम को मालूम पड़ेगा, उनको भी मिलेगा मोटिवेशन, उनको भी रिवॉर्ड मिलेगा कि हाँ इस एफर्ट्स को कर रहे तो मजा आ रहा है। जैसे ये वीडियो है, इसके नीचे अगर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उनको अच्छा लगता है, बहुत सारे लाइक आते हैं, बहुत सारे व्यूज आते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार ये वीडियो यार फटाफट से बनानी चाहिए और फटाफट से यूट्यूब पे डालनी चाहिए, अच्छा लग रहा है, तो मेरे को भी फील गुड फैक्टर मिलेगा, आपको फील गुड फैक्टर मिलेगा। तो नीचे कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के संग शेयर करो, और कोई दोस्त जो समझ नहीं पा रहा हो कि पढ़ाई कैसे करूं, उनको सजेस्ट करो कि भाई साहब मिस्टर डीमिंग का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट फील करो, समझो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सिर्फ समझ ही नहीं आई होगी, आपने मेरे हर एक शब्द को महसूस किया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको पढ़ाई करने में, इन मॉडल को समझने में मजा आ रहा है। मिलते हैं आपसे अपनी अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।